हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ITI फाइटर यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 26 क्लास, जिसमें हम क्वेश्चन टोटल डिस्कस करेंगे 40। अगर आपने पिछली 25 क्लासेस वॉच नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स अथवा प्लेलिस्ट में जाकर आप वॉच कर सकते हैं। बहुत अच्छे से सारी चैप्टर वाइज क्लासेस हुई हैं और इसके बाद अदर भी जो भी हमारे ग्राइंडिंग है, मेटल है, चैप्टर वाइज भी MCQ उसका डिटेल क्लास भी कराया गया है, चैप्टर वाइज थ्योरी क्लास भी कराई है। वो प्लेलिस्ट में आप जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। जो भी हमारे चैनल में नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी हम वीडियो लाएं आपके पास पहुंच जाए नोटिफिकेशन के थ्रू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी फ्रेंड्स इस टाइम लाइव है हमारे साथ, तो हम बता दें आपको फ्रेंड्स, अगर आप कमेंट में सबसे पहले आंसर को जवाब देते हैं क्वेश्चन का, तो हम आपका कमेंट में सबसे पहले आपका नाम लिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को जल्दी से आप समझिएगा, पढ़िएगा और जल्दी से आपको आंसर देना। जो लोग वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो वो लोग अपना मन में सोचे कि हाँ इसका क्या राइट आंसर हो सकता है, फिर हम आपको इसका आंसर भी बताएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ताप और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक में से कौन से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो ताप और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक हमारा कौन सा होता है? कापर होता है। ठीक है, तो कापर से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कापर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है ना। तो कापर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है फ्रेंड्स, कमेंट करके बताएं। कापर से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि कापर का हमारा मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स, कापर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। ठीक है, आपने बता दिया होगा। तो कापर का मेल्टिंग पॉइंट 1083 है। तो मेल्टिंग पॉइंट सर आप जरूर याद रखा करें। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है। और पीतल क्या होता है? पीतल हमारा जिसको हम बोलते हैं ब्रास इंग्लिश में, और ये हमारा कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फ्रेंड्स, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग सोल्डरिंग कार्य में फ्लक्स के लिए उपयोग किया जाता है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा कि हाइड्रोलिक अम्ल का प्रयोग सोल्डरिंग कार्य में फ्लक्स के लिए उपयोग करते हैं। तो किसके लिए उपयोग करते हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन है आयरन चादरों पर, ताम्र चादरों पर, गैल्वेनाइजिंग के आयरन चादरों पर, पीतल के चादरों पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएं फ्रेंड्स। तो जो हाइड्रोलिक अम्ल का प्रयोग हम सोल्डरिंग के लिए, देखिए सोल्डरिंग करने के लिए हम अलग अलग फ्लक्स यूज करते हैं अलग अलग मेटल के लिए। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोलिक के लिए पूछा, हाइड्रोलिक एसिड के लिए, तो यहाँ पे हम कापर वाली सीटों पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इनकी टेबल होती है, वो टेबल आप याद कीजिए, और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कापर वाली सीट। ताम्र मतलब क्या होता है? यहाँ पे कापर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फ्रेंड्स, HSS औजार में कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो हमारी हाई स्पीड स्टील होती है, तो हाई स्पीड स्टील से बने जो टूल होते हैं उसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स। 1 से 2%, 0.6 से 0.075 और 0.2 से 0.3 और 0.75 से 1%। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बताएं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, तो देखिए जो हमारी हाई स्पीड स्टील होती है इसमें कौन किसका किसका मिश्रण होता है, ये हमें पता होना चाहिए। किसका किसका होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोबाल्ट, इसमें कोबाल्ट भी होता है लेकिन थोड़ा सा होता है, वो भी हमारा कितना होता है वो भी हम नेक्स्ट आगे बताएंगे। तो इसमें हाई स्पीड स्टील में हमारा क्रोमियम, टंगस्टन, वेनेडियम पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारा क्रोमियम कितना होता है फ्रेंड्स और वेनेडियम कितना होता है? तो 18-4-1 होता है। ठीक है, 18-4-1। इसकी ट्रिक भी बताई थी, क्या बताई थी हमने? वक्त बताई थी। ठीक है, वक्त बताई थी। वा से क्या होता है? वेनेडियम, का से क्या होता है? क्रोमियम, और ता से क्या होता है? टंगस्टन। ठीक है, तो या इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1-4-18, है ना। तो वक्त से क्या हो गया? वा से वेनेडियम हो गया, का से क्या हो गया? क्रोमियम हो गया, और यहाँ पे वक्त ता है तो ता से टंगस्टन। तो ठीक है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं अगर आपको नहीं याद है। 1-4-18 होता है हमारा हाई स्पीड स्टील में जो हमारा मुख्यतः जो पाया जाता है क्रोमियम, टंगस्टन, वेनेडियम। ठीक है, हमारा वेनेडियम 1%, 4% क्रोमियम, 18% टंगस्टन। टंगस्टन भी अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। टंगस्टन कितना कितना पाया जाता है? मुख्यतः हमारा हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन 18% पाया जाता है, और 18, 20 और 22 करके हमारा टंगस्टन हाई स्पीड स्टील में पाया जाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे 0.6 से 0.75 हमारा हाई स्पीड स्टील में कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है। अगर कोबाल्ट की बात करें इसमें हमारा कोबाल्ट कितना पाया जाता है, तो हाई स्पीड स्टील में हमारी कोबाल्ट की मात्रा 2 से 4% होती है। ठीक है, 2 से 4% हमारी कोबाल्ट की प्रतिशत मात्रा होती है हाई स्पीड स्टील में। तो कोबाल्ट की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 2 से 4%। ये चीज़ें आपको याद रखना है और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से घुमा फिर आगे पूछता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात निम्न से एक मिश्र धातु है, तांबा और टिन का, लोहा और कार्बन का, टिन और सीसा का और जस्ता और पीतल का। बताइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है, स्टील के इसका मिश्रण है, तो हमारा आयरन और कार्बन का होता है। लोहा मतलब क्या होता है, आयरन। ठीक है, तो आयरन और कार्बन का मिश्रण हमारा क्या होता है, स्टील होता है। ठीक है, और कापर और टिन क्या होता है, ये भी हमें पता होनी चाहिए। कापर टिन हमारा ब्रॉन्ज होता है, जिसको क्या बोलते हैं, कांसा बोलते हैं। ब्रॉन्ज और ब्रास में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कुछ लोगों को, तो ये कन्फ्यूजन बिल्कुल आप बार बार पढ़िए तो चीज़ें याद हो जाएंगी। कॉपर और टिन क्या होता है, ब्रॉन्ज होता है। और कॉपर और जिंक क्या होता है ना, सॉरी यहाँ पे इसका मिश्रण नहीं हो। अगर यहाँ पे पूछ लेता कॉपर और जिंक, कॉपर जिंक क्या होता है, ब्रॉस होता है। कॉपर और टिन क्या होता है, हमारा ब्रॉन्ज होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एक और दे रहा है लेड और टिन। लेड और टिन किसका मिश्रण होता है, ये हमारा सोल्डर का होता है। सोल्डर में मुख्यतः हमारा सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, हमारा सबसे ज़्यादा हमारा टिन पाया जाता है। सोल्डर में मुख्यतः हमारा 63% हमारा टिन होता है और 37% हमारा लेड होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखिएगा। मुख्यतः जो हमारा रेशियो होता है 63% हमारा टिन और 37% हमारा लेड होता है। ठीक है, तो लेड और टिन का मिश्रण, सोल्डर का मिश्रण क्या होता है, लेड और टिन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछे जरा। तो निम्न अलोह धातु में से जो धातु चुंबकीय है वो कौन सी धातु है जो चुंबकीय है, बताइए। तांबा, एल्यूमिनियम, टिटेनियम, निकेल। तो बताइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा एक फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि मेटल वाली चैप्टर बहुत अच्छे से हमने थोड़ा सा क्लियर किया था। उसमें जरूर कुछ क्लासेस अभी कम है, लेकिन वो क्लासेस भी हम वॉच करेंगे, जिसमें हम बताएंगे सीमेंटेशन विधि जो होती है, स्टील बनाने की विधियाँ होती हैं, वो भी हमको पढ़ाना, तो वो हम जरूर पढ़ाएंगे डिटेल में। और फर्नेस के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, जो भी आपके आयरन ओर के टाइप है वो हमने सब पढ़ा है। तो वहाँ पे एक वीडियो में हमने बताया था फ्रेंड्स, अलौह धातु क्या होते हैं और लौह धातु क्या होते हैं। ठीक है, ये हमने बताया था। नॉन फेरस मेटल और फेरस मेटल में क्या अंतर होता है। देखिए नॉन फेरस मेटल में क्या होता है फ्रेंड्स, नॉन फेरस मेटल में चुंबक का गुण नहीं होता, मतलब वो चुंबक को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता, उसमें मैग्नेटिक का गुण नहीं होता। और लौह धातुओं में क्या होता है, उसमें मैग्नेटिक का गुण होता है, वो चुंबक को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये हमने बताया था। जितने भी हमारे क्या होते हैं, कॉपर होते हैं, टिटेनियम होते हैं, निकिल होते हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं, नॉन फेरस मेटल होते हैं। ठीक है, ये आपको माइंड में आ गया। अब इसमें बताना तो कौन सा चुंबकीय है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो अब इसमें से ऐसी कोई धातु होगी, जैसे हमने यहाँ पे बता दिया कि ये क्या है, अधिकतर इसमें क्या है, हमारे ऑप्शन में क्या दिख रहा है, नॉन फेरस मेटल है। ठीक है, अब नॉन फेरस मेटल में हमारे चुंबक का गुण नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अब ऐसी कोई, इसमें 4 ऑप्शन में कोई तो होगा ना जो हमारा फेरस मेटल होगा, तभी तो उसमें चुंबक का गुण होगा। तो हमारा कॉपर भी हमारा नॉन फेरस मेटल है, हमने वीडियो में बताया था। निकिल भी हमारा नॉन फेरस मेटल है और एल्यूमिनियम भी हमारा नॉन फेरस मेटल है। तो फिर टिटेनियम क्या है, टिटेनियम हमारा फेरस मेटल है। तो टिटेनियम में ही हमारा चुंबक का गुण पाया जाता है, क्योंकि चुंबक का गुण किस में पाया जाएगा, फेरस मेटल में पाया जाएगा, है ना। तो फेरस मेटल क्या हमारा, टिटेनियम है। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा 5 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। आपको आ गया होगा समझ में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है, सीमेंटेड कार्बाइड चूड़ी काट औजार का अग्रभाग होता है। देखिए लेथ मशीन में जब हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज करते हैं अलग अलग, उसमें सीमेंटेड कार्बाइड टूल का जब हम यूज करते हैं तो उसमें एक टिप होती है। ठीक है, तो जो हम टिप आगे जोड़ते हैं वो किसके द्वारा जोड़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखा गया है। तो ब्रेजिंग के द्वारा जोड़ा जाता है। देखिए कोई सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का मतलब क्या होता है, उसमें जो कटिंग एज होती है वो हमारी एक होती है, और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है, मतलब कटिंग एज एक से अधिक हो। जैसे हमारा हेक्सा ब्लेड है, उसमें एक से कटिंग एज अधिक होती है। जैसे हमारा फाइल है, तो फाइल हमारी क्या है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के, उसमें कटिंग एज क्या है, एक से अधिक है ना। तो इसी प्रकार से हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या है, उसमें कटिंग एज एक होता है। तो हमारा जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है उसमें क्या कर देते हैं, फिर एक टिप हम लगा देते हैं, ब्रेज कर देते हैं। तो वही पूछा जा रहा है, जो हम टिप लगाते हैं वो किसके माध्यम से जोड़ा जाता है, वेल्डिंग के माध्यम से या ब्रेजिंग के माध्यम से। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताना था, तो वो हम ब्रेजिंग के द्वारा, ठीक है, ब्रेजिंग कर देते हैं, ब्रेजिंग के माध्यम से हम वो टिप यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आ गया होगा समझ में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में प्रत्यास्था विरूपण के प्रति धातु का प्रतिरोध होता है, चिमड़ापन, दृढ़ता, सामर्थ्य, विसर्पण। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है प्रत्यास्था के विरूपण प्रतिरोध का प्रतिरोध होता है, प्रति धातु का प्रतिरोध होता है, चिमड़ापन, सामर्थ्य, दृढ़ता, विसर्पण। क्वेश्चन नंबर 7
तो प्रत्यास्था विरूपण के प्रति धातु का प्रतिरोध होता है तो हमारा क्या कहलाता है, हमारा वो सामर्थ्य कहलाता है। प्रत्यास्था क्या होता है, प्रत्यास्था हमारी इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कोई हमारी स्प्रिंग है, ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल स्प्रिंग का ही होता है। इलास्टिसिटी के बारे में अगर किसी को बताना है, समझाना है, स्प्रिंग मान लो हमारी कोई है, तो अगर मान लो उस स्प्रिंग को हमने खींचा, मतलब कोई हमने फोर्स लगाया और जैसे ही हम फोर्स हटाते तो तुरंत अपनी अवस्था में आ जाती। कहने का मतलब है ऐसी कोई वस्तु जहाँ पर हम अपना फोर्स लगा दें और फोर्स लगाने के बाद वो उसमें परिवर्तन हो जाए, लेकिन जैसे ही हम फोर्स हटा ले वो जो उसमें परिवर्तन आया था वो फिर अपनी जगह पर आ जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब है जहाँ पर थी वहीं पर फिर आ गई, तो वही हमारा इलास्टिसिटी कहलाता है, ठीक है। इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में बहुत अंतर होता है, प्लास्टिसिटी भी हम आगे बताएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा सेकेंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है विरूपण के बाद भार हटा लिया जाता है तो मूल आकार को लौटने की शक्ति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा। विरूपण के बाद जब भार हटा लिया जाता है तो मूल आकार को लौटने की शक्ति को क्या कहते हैं। देखिए अभी हमने समझाया था विरूपण के बाद जब भार हटा लिया था, भार हटाने का मतलब क्या है कि हमने कहीं पर फोर्स लगाया है और फोर्स लगाने के बाद जो उसमें परिवर्तन आया था वह फोर्स हटाने के बाद वह तुरंत मूल आकार में लौटने की शक्ति कहलाती। मूल आकार में लौटने का मतलब क्या है, यहाँ पे मूल आकार में लौटने का मतलब यह है कि कोई हमने स्प्रिंग है जिसमें हमने फोर्स लगाया, उसको अपनी तरफ खींचा और वो फोर्स हटाने के बाद फिर अपनी जगह पे आ गई, तो वो हमारा जब वापस आ गई तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस गुण को क्या बोलते हैं, उस गुण को हम प्रत्याशा बोलते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं चिमड़ापन के बारे में, जो मेटल से रिलेटेड है। तो हमारा चिमड़ापन क्या होता है, चिमड़ापन मतलब टफनेस। टफनेस क्या होता है फ्रेंड्स, कोई भी धातु है अगर उसे मोड़ने में अगर वह धातु टूटती नहीं है तो उसमें कौन सा गुण होता है, उसमें हमारा टफनेस का गुण होता है, ठीक है। तो कोई धातु है अगर उसे मोड़ने में या ट्विस्ट करने में अगर वो धातु टूटती नहीं है तो उसमें हमारा कौन सा गुण होता है, हमारा टफनेस का गुण होता है। देखिए एक क्वेश्चन और आता है कि टफनेस के विपरीत क्या होता है। टफनेस के विपरीत हमारा भंगुरता होता है। क्यों होता है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर किसी हमारे दो पार्ट है, ठीक है, समझिएगा यहाँ पे दो स्टील के पार्ट हैं, अगर इसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा हम 2% तक मिला रहे हैं, ठीक है, और इसमें हम 1% तक मिला रहे हैं, ठीक है, ठीक है, दोनों में। अब यहाँ पे बताइए इसमें हम 2% मिला रहे हैं और इस स्टील में हम 1% तक कार्बन की प्रतिशत मात्रा मिला रहे हैं, तो किसमें हमारा टफनेस का गुण अधिक होगा, किसमें कम होगा। देखिए तो जिसमें भंगुरता का गुण अधिक होगा उसमें हमारी क्या होगी, हमारी टफनेस का गुण कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें अगर भंगुरता का गुण है, ठीक है, अगर भंगुरता का गुण है उस स्टील को अगर हम मोड़ेंगे तो टूट जाएगी, क्योंकि उसमें भंगुरता गुण है, उसके जो रवे हैं वो दानेदार है ना। तो इस वजह से जिसमें भंगुरता अधिक होगी उसमें हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा जो टफनेस है वो कम होगा। अब भंगुरता कब अधिक होगी, जो अगर कार्बन की प्रतिशत मात्रा हमारी अधिक है। तो कार्बन प्रतिशत मात्रा इसमें 2% है, इसमें हमारी 2% मतलब कार्बन प्रतिशत मात्रा अधिक है, इस वजह से हमारी जो इसमें टफनेस है वो हमारा कम होगा और इसमें हमारा जो ब्रिटलनेस है वो अधिक होगा। अब इसमें हम 1% मिला रहे थे, 1% इसमें हम मिला रहे थे, तो इसमें भी हमारी भंगुरता होगी, इसमें भी हमारी टफनेस क्या होगी, कम होगी। लेकिन सबसे अधिक हमारी टफनेस किस में होगी, इसमें होगी, क्योंकि इसमें हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा हम कम बढ़ा रहे हैं, इस वजह से इसमें हमारी भंगुरता तो जरूर हमारी ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन इसमें हमारी कुछ ना कुछ टफनेस ज़्यादा होगी इस स्टील की अपेक्षा, है ना, क्योंकि इसमें हमारी परसेंटेज जो है हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा वो कम है, ठीक है। तो इसी वजह से कार्बन प्रतिशत मात्रा जब हम बढ़ा देते हैं किसी भी स्टील में तो उससे क्या हो जाता है, उसमें भंगुरता गुण आ जाता है, और भंगुरता के गुण को कम करने के लिए हम हार्डनिंग और टेम्परिंग करते हैं ताकि भंगुरता का गुण कम हो जाए। जब हार्डनिंग और टेम्परिंग करते हैं तो उसमें से क्या हो जाता है, उसमें हमारा डक्टिलिटी का भी थोड़ा सा गुण आता है, उसी प्रकार से हमारा टफनेस का भी गुण उसमें आता है, क्योंकि अगर हम ब्रिटलनेस कम करेंगे तो हमारा जो टफनेस है बढ़ेगा, और टफनेस कब बढ़ेगा, जब हम हार्डनिंग और टेम्परिंग करेंगे, है ना। आप समझ पा रहे होंगे, समझ गए होंगे कि हार्डनिंग टेम्परिंग करेंगे तो हमारी भंगुरता कम होगी, अगर भंगुरता कम होगी तो हमारी जो टफनेस है टफनेस बढ़ेगी, और साथ में थोड़ा सा डक्टिलिटी का गुण भी बढ़ता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टफनेस के बारे में हमने बता दिया और दृढ़ता के यहाँ पे तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसके बारे में बता दिया। चलिए नेक्स्ट के यहाँ पे देख लेते हैं। तो दृढ़ता का मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, तो दृढ़ता का मतलब यहाँ पे शायद
जहाँ तक थोड़ा सा क्या है ज़्यादा शुद्ध हिंदी दे देता तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती। दृढ़ता शायद यहाँ पे कठोर को बोल रहा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। धातु का वह गुण जिसके कारण वह अपघर्षण, कर्तन, दंत उत्तरण तथा निघर्षण के लिए प्रतिरोध व प्रस्तुत करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको पता होगा कि अगर कोई भी धातु है उसमें अगर उसके घिसने का विरोध करती है, ठीक है, अगर कहीं पर भी क्वेश्चन में अपघर्षण, निघर्षण मतलब ये घर्षण वर्ड का अगर दे देता तो वहाँ पे हमारा राइट आंसर यहाँ पे राइट आंसर हमारे वहाँ पे हार्डनेस होती है, कठोरता होता है। तो ये पहचानने का ट्रिक है, बाकी आपको समझना भी है, रटना नहीं है कि धातु में कठोरता क्या होती है। कठोरता क्या होती है फ्रेंड्स, देखिए धातु का वह गुण जिसके कारण मतलब दूसरी धातुओं को आसानी से काटा जा सकता है तो हमारी हार्डनेस कहलाती, और या फिर खरोच पैदा कर देती तो ये हमारी हार्डनेस होती है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए, तो धातु का वह गुण जिसके कारण किसी का वह अपघर्षण, दंतुकरण या निघर्षण प्रतिरोध प्रस्तुत करती है तो हमारी क्या कहलाती है, मतलब वो विरोध करती है तो घर्षण का, तो वो हमारी कठोरता कहलाती है। राइट आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रैंक शाफ्ट से निर्मित की जाती है। आप जब भी राइट आंसर बता रहे होते तो उस टाइम आप क्वेश्चन का जो आप क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन किया करें, जिससे कि हमें पता चल सके आप किस क्वेश्चन का राइट आंसर बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है क्रैंक शाफ्ट से निर्मित की जाती है। औजार इस्पात, ढलवा लोहा, फोर्जिंग इस्पात, उच्च कार्बनी इस्पात। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स। तो हमारा जो क्रैंक शाफ्ट हमारी किसकी बनाई जाती है, क्रैंक शाफ्ट हमारी फोर्जिंग स्टील की बनाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी फोर्जिंग स्टील यहाँ पे हम लगा देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फोर्जिंग स्टील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछे जा रहा है, निम्न से कौन सी कार्बन और लोहे की ऐसी मिश्रित धातु है जिसमें कार्बन संयुक्त अवस्था में होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो एक वीडियो में हमने बताया था कि कंबाइंड कार्बन और फ्री कार्बन क्या होता है ना। चलिए, तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा, निम्न से कौन सी कार्बन और लोहे की ऐसी मिश्रित धातु है जिसमें कार्बन संयुक्त अवस्था में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताएं। देखिए यहाँ पर केवल ये समझना है, क्वेश्चन में साफ साफ दे दिया है कि कार्बन और लोहे की मिश्रित धातु है। तो कार्बन और आयरन, लोहे का मतलब क्या है आयरन, तो कार्बन और आयरन का मिश्रित धातु कौन होती है, स्टील होती है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। तो जिसमें इसमें कार्बन भी हमारी क्या होती है, मुक्त अवस्था में होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन 12 नंबर को आसानी से आराम से देखना है, पढ़ना है कि इनमें से कौन सा धातु का यांत्रिक गुण नहीं है। ठीक है, वेल्डिंग की क्षमता, चिमड़ापन, लचीलापन, कठोर। तो निम्न से कौन सी धातु का यांत्रिक गुण नहीं है, वेल्डिंग की क्षमता, चिमड़ापन, लचीलापन, कठोर होने की क्षमता, कठोरता, छिलके की क्षमता। तो ये बताना है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बताना है फ्रेंड्स क्या राइट आंसर होगा। देखिए हमारी जो सबसे यांत्रिक गुण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी को समझना बहुत ही जरूरी है। फिजिकल प्रॉपर्टी सामान्यतः क्या होती है, उसको हम बदल नहीं सकते, मतलब किसी मेटल का जो भी रंग है वही रंग वो रहेगा। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी को हम कैसे पहचानते हैं कि इस मेटल का हमारा रंग क्या है, भार क्या है, गलनीता क्या है, कंडक्टिविटी क्या है। अगर किसी धातु में कन्विटिटी का गुण है, चालकता का गुण है, तो उसे हम बदल नहीं सकते हैं कि उसे हम अचालकता नहीं बना सकते हैं ना। तो ये हमारी जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी वही, उसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन जो हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी उसे हम बदल सकते हैं। अगर हमारी कोई सॉफ्ट धातु है, नर्म धातु है, उसे हम हार्ड बना सकते हैं। अगर हार्ड धातु है तो उसे हम एलिनिंग के प्रोसेस के द्वारा, एलिनिंग मेथड के द्वारा हम उसे नर्म बना सकते हैं, नर्म कर सकते हैं स्टील को। तो ये आपको फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे अब हम ऑप्शन में समझते हैं कि कौन कौन सी हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो सकती है। तो यहाँ पे पूछा मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम देखते हैं कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का तो हम राइट आंसर यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं चिमड़ापन मतलब टफनेस को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब कि टफनेस क्या होता है कि अगर हमें टफनेस कम करना है तो कम कर सकते हैं, टफनेस अधिक करना है तो कर सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में है ना। अगर हम कार्बन प्रतिशत मात्रा अधिक करेंगे तो उसमें हमारा टफनेस का गुण कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चिमड़ापन क्या है, टफनेस क्या है हमारा, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी। लचीलापन क्या है, इलास्टिसिटी है। जैसे कि हमने बताया था आपको, अलग अलग एलॉइंग मेटल मिलाने से हम इलास्टिसिटी का गुण ला सकते हैं किसी भी स्टील में,
वेनेडियम है वगैरह है, तो वेनेडियम मिलाने से तो स्टील में झटका का गुण आता है, सिलिकॉन मिलाने से भी थोड़ा सा इलास्टिसिटी का गुण आता है। तो ये यहाँ पे भी हम लचीलापन क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, अपने अनुसार इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारी हार्डनेस क्या है, हार्डनेस को भी जैसे हमने बताया कि हार्डनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब अगर स्टील में है, कोई स्टील है उसमें हमारी नर्म धातु है तो उसको हम हार्ड बना सकते हैं, अगर हमारी हार्ड धातु है तो उसे हम नर्म बना सकते हैं, जैसे एनीलिंग के द्वारा, है ना। तो ठीक, तो ये हमारी कठोरता भी हम अपने हाथ में, कि हम इसको हार्ड कर सकते हैं और सॉफ्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आ गई। इसके अलावा अगर हम देखें वेल्डिंग क्षमता, तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं आती, यांत्रिक गुण के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, इसके आगे हमारा क्या नहीं आता है, हमारा यहाँ पे कठोर होने की क्षमता, ये भी हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं आती है। यहाँ पे फिर नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा छिलके की क्षमता, यहाँ पर ये भी हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं आती। तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, 1 सेकेंड फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हाई स्पीड स्टील में प्रतिशत मात्रा होती है। तो हाई स्पीड स्टील में कोबाल्ट की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 3%, 4%, 8%। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। तो हाई स्पीड स्टील में हमने बताया था फ्रेंड्स, जो हमारा मुख्यतः क्या पाया जाता है, हमारा वेनेडियम, क्रोमियम, टंगस्टन पाया जाता है। इसी प्रकार से हमने बताया था कोबाल्ट भी पाया जाता है। कोबाल्ट कितना पाया जाता है, हमने बताया था 2 से 4% कोबाल्ट पाया जाता है, हमने बताया था ना, अभी पीछे ही बताया था। तो 4% इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4% हो जाएगा। ठीक है, तो 13 का राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए, जिन लोगों ने राइट आंसर दिया था बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा रहा, निम्न में से ड्यूरेलियम में निम्न से अधिकतम तत्व क्या है। चलिए बताइए फ्रेंड्स, निम्न में ड्यूरेलियम में अधिकतम तत्व क्या है, बताइए फ्रेंड्स। क्रोमियम, मैग्नीशियम, बिस्मिथ, सीसा धातु। राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स। तो जो हमारी ड्यूरेलियम है उसमें हमारी जो अधिकतम धातु होती है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम धातु होती है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे जरा, किसी धातु के बने एक 100 × 100 × 100 mm घन का भार सबसे कम होता है। तो बताइए फ्रेंड्स, सबसे कम किस में होता है, एक घन का भार दिया हुआ है और यहाँ पे बताना है कि सबसे कम किस में होता है। बताइए, सीसा, धातु, चांदी, कॉपर, स्टील। क्वेश्चन नंबर 15। तो सिल्वर मतलब चांदी। ठीक है, तो यहाँ पे चांदी में हमारा सबसे घन का भार सबसे कम होता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिग में मार्गदर्शन के लिए बुश किस धातु की बनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 बताइए फ्रेंड्स। और जिग और फिक्चर के बारे में आपको पता होगा, बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है थोड़ा सा। जिग के द्वारा टूल को गाइड करते हैं, लोकेट करते हैं, है ना। और जबकि क्या है, हम जो हमारा जो फिक्चर होता है वो जॉब को पकड़ता है, जॉब को होल्ड करता है, जॉब को भी लोकेट करता है। लेकिन जिग क्या है, हमारा टूल को लोकेट करता है जो, और जिग को भी गाइड करता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। थोड़ा सा डिफरेंस रहता है जिग और फिक्चर में, और इससे क्वेश्चन आता रहता है। इनका प्रयोग हम मार्क्स प्रोडक्शन में करते हैं। तो जिग में मार्गदर्शन के लिए बुश किस धातु का बना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताना है। तो आपने सामान्यतः पढ़ा होगा, जो हमारा बुश होता है हमारा किसका, हार्ड स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कठोर इस्पात मतलब हार्ड स्टील। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा जा रहा है, मिश्र इस्पात के गुणों में सुधार के लिए अनेक मिश्र तत्व मिलाए जाते हैं, निम्न से न्यूनतम प्रसार गुणांक किसका होता है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 में निम्न में मिश्र इस्पात के गुणों में सुधार लाने के लिए अनेक मिश्र तत्व मिलाए जाते हैं, निम्न में से किस का न्यूनतम प्रसार गुणांक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बताएं फ्रेंड्स, कि बताना है कि इसमें जो हमारी मिश्र इस्पात में गुणों के सुधार लाने के लिए अनेक मिश्र तत्व मिलाए जाते हैं। तो इसमें बताना है कि आप किस में हमारा न्यूनतम प्रसार गुणांक होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताना है फ्रेंड्स, बताइए कमेंट करके। तो जो हमारा सबसे न्यूनतम प्रसार गुणांक है वो हमारा निकेल में होता है। तो इसको बिल्कुल आप याद कर लीजिए, इस टाइप से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो सबसे न्यूनतम प्रसार गुणांक किसमें होता है, हमारा निकेल में होता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है हमसे, निम्न में से स्टील की बनावट किस प्रकार की होती है।
तो यहाँ पे हम और जो भी हमारे मेटल होते हैं उनके बारे में भी, बनावट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं स्टील की बनावट किस प्रकार की होती है। ग्रेनुलर, फाइबर्स, क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन होता है, यहाँ पे क्रिस्टलाइट लिखा हुआ। तो स्टील की बनावट किस प्रकार की होती है, क्वेश्चन नंबर 18 का बताएं फ्रेंड्स। तो हमारी जो स्टील की बनावट होती है वो हमारी ग्रेनुलर होती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए राइट आयरन की बनावट किस मटेरियल की, राइट आयरन की बनावट किस प्रकार की होती है, तो हमारी फाइबर्स या फिर हिंदी में बोले रेशेदार, ठीक है। तो ये हमारी किसकी बनावट होती है, ये हमारी राइट आयरन की होती है फाइबर्स। कास्ट आयरन की हमारी बनावट किस प्रकार की होती है, क्रिस्टलाइन होती है। तो याद रखिएगा, बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है, फिर से सुनिएगा। ग्रेनुलर हमारी स्टील की बनावट होती है, फाइबर्स हमारी राइट आयरन की बनावट होती है, क्रिस्टलाइन हमारी कास्ट आयरन की बनावट होती है, ठीक है। और कास्ट आयरन का अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 1150 से 1250 होता है हमारा कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम स्टील का बात करें तो उसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा के आधार पर अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर हम राइट आयरन जिसके द्वारा उसमें हमारी फाइबर्स की बनावट होती है, तो उसमें हमारी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है राइट आयरन में हमारा 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में। निम्न से किस प्रक्रिया द्वारा पूर्ण प्रक्रिया में उत्पन्न खरोंचों को दूर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न से किस ऑपरेशन के द्वारा, किस क्रिया द्वारा पूर्ण प्रक्रिया में उत्पन्न खरोंचों को दूर किया जाता है, ठीक है, बताइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएं फ्रेंड्स। तो निम्न से किस प्रक्रिया द्वारा पूर्ण प्रक्रिया में उत्पन्न खरोंचों को दूर किया जाता है। देखिए इसका मतलब क्या, क्वेश्चन का मतलब क्या, क्वेश्चन हमें समझना है। क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स कि कोई हमने ऑपरेशन किया, मतलब पूरी हमने कोई क्रिया कर दिया, कोई हमने जॉब वगैरह कुछ भी हमने बनाया और पूरा हमने पूर्ण प्रक्रिया मतलब पूरा जो प्रोसेस है वो हमने पूरा प्रोसेस कर लिया, लेकिन उसमें कोई ना कोई क्या आ गया, खरोंच आ गया। उस खरोंच को दूर करने के लिए, एक छोटा जो भी हल्का सा खरोंच आ गई, उस खरोंच को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उस खरोंच को दूर करने के लिए हम पॉलिशिंग करते हैं। पॉलिशिंग के करने से क्या होता है, जो उसमें खरोंच आते हैं, अगर आप कभी लैपिंग सेक्शन में काम करेंगे तो लैपिंग में जो जॉब आती है वो लास्ट प्रोसेस होता है। जैसे आपको पता है कोई भी, जैसे हमारा जो गेज बनता है, लास्ट जो क्रिया होती है उसमें लैपिंग होती है ना। तो अब उसमें जो हमारा गेज होता है, अब ये जो भी हम बात करें उसमें अगर कोई भी हमारा जो पार्ट होता है अगर उसमें खरोंच आ जाता है तो उसको हम लैपिंग करते हैं। लैपिंग किसके अलग अलग हमारे मटेरियल होते हैं एब्रेसिव के माध्यम से, उसके द्वारा से हम उसको फिर पॉलिशिंग वगैरह करते हैं, बहुत अच्छा सा वो चमक जाता है, उसके मार्क बिल्कुल हट जाते हैं। तो लैपिंग में इस टाइप के जॉब आते रहते हैं, तो जो लोग किए होंगे उनको पता होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 20 क्वेश्चन नंबर देखना है, यहाँ पे बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, बहुत ही शुद्ध हिंदी दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। अगर आपको लग रहा है आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, आप बता सकते हैं। हमें जो आता है हम तो उतना ही बताएंगे, आपको हम कुछ गलत नहीं बताएंगे। अगर कोई क्वेश्चन अगर हमसे गलती मिस्टेक हो जाती है तो हम वो आपको पता होगा कि हम नेक्स्ट वीडियो में उस गलती को एक्सेप्ट करते हैं और बताते हैं कि हाँ उस क्वेश्चन में गलती हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में हर इंसान से थोड़ा बहुत गलती हो जाती है। कोई भी क्रिएटर हो, ठीक है, कोई भी अगर यूट्यूब में पढ़ाता है थोड़ा बहुत गलती होती रहती है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है कि आंसर नहीं होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, वहाँ पर हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे क्यों इसका राइट आंसर ऐसा क्यों होगा, और उसका रीज़न भी हम आपको बताएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और यहाँ पर जो हमारी क्लास है, जहाँ पे इसमें हम 40 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले थे, लेकिन क्लास हमारी लंबी हो गई, लगभग 30 मिनट की होने वाली है। तो होता क्या है फ्रेंड्स, अगर हम ज़्यादा लंबी क्लास कर देते हैं तो फ्रेंड्स लोग हमारे वीडियो को पूरा नहीं देखते, उनको लगता है कि टाइम वेस्टिंग है। तो हम तो खैर 1-1 घंटे की 2-2 घंटे क्लास करा दें, लेकिन अगर आप उसे पूरा न देखें तो हमारी मेहनत बेकार जाती है। तो इस वजह से हमें कम से कम ही वीडियो, कम समय का ही वीडियो बनाते हैं, ताकि आप वीडियो पूरा देखें और हमने जो मेहनत किया उसका हमें फ़ायदा भी हो, है ना। चलिए तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में हम यहाँ से टोटल यहाँ 21 से हम स्टार्ट करेंगे और 40 तक हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा जिससे हमें मोटिवेट हम हो सके, क्योंकि अगर आप व्यू अच्छा आएगा तो हम और अच्छे से पढ़ा सकेंगे, डेली आपके लिए क्लास ला सकेंगे। और एक्स्ट्रा क्लासेस इसके अलावा भी हम
चैप्टर वाइज जैसे हमारी फास्टनर क्लास चल रही थी, तो उसको भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट जब आप वीडियो अपलोड हो जाता है वहाँ पर आप कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। आप यहाँ पे लाइव चैट में मत बताइए, आप बता रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए अगर आप फीडबैक हमें दे पा रहे हैं तो। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कल। ठीक है, तो सभी से प्यारी प्यारी सी गुड नाइट, बाय बाय, अपना ख्याल रखें। ठीक है, बाय बाय।